जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे घटना चक्र का बुक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और इसके अंतर्गत पढ़ेंगे जैव विविधता टॉपिक। इससे पहले हमने 4 वीडियो बना चुके हैं दोस्तों, ये 5वां वीडियो है। तो पहले 4 वीडियो को उसको देख लीजिएगा ताकि आपका क्रम सही हो जाए और कोई क्वेश्चन जो है इस बुक से ना छूटे। तो चलिए आगे प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, बी कहता है किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन संबंधी, और सी कह रहा है कि एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता, और डी कह रहा है कि भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। तो इसका सटीक अगर आंसर देखें दोस्तों तो जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसी भी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। यानी कोई भी आपके जो आसपास पर्यावरण दिखाई देता है, वातावरण दिखाई देता है, उसमें जो जातियों की प्रजातियों की जो श्रेणी दिया हुआ है, यानी प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, कोई भी जाति जो होती है या कोई भी जीव जो होती है किसी एक टाइप का नहीं होती है, उसमें जरूर कुछ ना कुछ विविधता पाई जाती है, कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है। उसे ही हम लोग कहते हैं जैव विविधता, यानी जीवों में विविधता। यानी कि एक जीव जो होते हैं किसी भी प्रकार से दूसरे जीव से मैच नहीं करते, वो कुछ ना कुछ उसमें भिन्नता देखने को मिलती है। तो पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की जो श्रेणी होती है उसको अलग अलग दर्शाने के काम को ही जैव विविधता कहा जाता है। यानी जीवों में विविधता, यानी एक टाइप का कोई भी जीव नहीं है, उसमें भिन्नता पाई जाती है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। यानी कोई भी पर्यावरण है उसमें जितनी भी प्रजातियां पाई जाती है पर्यावरण के अंतर्गत जो निवास कर रहे हैं, उसमें वास कर रहे हैं, उसमें जीवों में जो भिन्नता देखने को मिलती है उसे ही जैव विविधता कहते हैं। पर्यावरण में जाति जो होते हैं कई समुदाय में संगठित होती हैं, जैसे कीड़े मकोड़े के समुदाय, मनुष्यों के समुदाय, गाय बैल के समुदाय, मैंने बहुत से जीव अनेक हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो क्योंकि अनेक जीव हैं छोटे से लेकर के बड़े तक। ये समुदाय जो होता है एक परितंत्र में पाए जाते हैं, यानी कि एक श्रृंखला बाई एक परितंत्र में पाए जाते हैं, और इसी के आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। यानी कि उसी के आधार पर देखा जाता है कि जीवों में कितना भिन्नता है और कितना डिफरेंस उसमें है। जैव विविधता जो होता है अल्फा, बीटा और गामा नामक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है कि जैव विविधता को अल्फा, बीटा और गामा में विभाजित किया जाता है, और यह विभाजन वर्ष 1972 में फिटकर ने किया था। अगर पूछ देगा कि जैव विविधता में अल्फा, बीटा और गामा नामक श्रेणियों में विभाजित किसने किया था, तो याद रखना है कि फिटकर ने इसके किया था। कब किया था दोस्तों? तो 1972 में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता मापने की गणितीय सूचकांक में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? ए में कह रहा है अल्फा सूचकांक, बी में कहता है बीटा सूचकांक, और सी कहता है गामा सूचकांक, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो विविधता में अगर देखें दोस्तों गणितीय सूचकांक में जो है एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र के मध्य जो है वो प्रजाति विविधता को दर्शाने का काम जो होता है अल्फा सूचकांक करता है। यानी कि ए इसका आंसर राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कहा है कि जैव विविधता मापने की गणितीय सूचकांक में से अल्फा जो सूचकांक है वो स्थानीय स्तर पर, यानी जो स्थानीय स्तर जो आसपास की स्तर जो आप रहने के स्तर स्थानीय स्तर पर समुदाय आवासीय क्षेत्र में मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। यानी अल्फा जो होता है वो स्थानीय क्षेत्र में जो प्रजाति की विविधता है उसे दर्शाता है। यह अवधारणा R.H. फिटकर के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। बीटा सूचकांक जो होता है अल्फा के बाद जो होता है बीटा सूचकांक वो स्थानीय में क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है। यानी जो उसमें अनुपात यानी कि रेशियो देखा जाता है, अनुपात को देखा जाता है, वो बीटा सूचकांक का काम होता है। जबकि गामा सूचकांक जो होता है किसी भूदृश्य की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है। तो याद रखने का जो गामा सूचकांक होता है वो भूमि में जितने भी संपूर्ण विविधता पाई जाती है उसको दर्शाने का काम करता है। तो याद रखिएगा जो अल्फा सूचकांक है वो जातियों के बीच जो मध्य प्रजातियों के बीच विविधता पाई जाती है उसको दर्शाता है। जो बीटा सूचकांक है वो क्या करता है कि जो विविधता का अनुपात को दर्शाता है, और जो गामा जो होता है दोस्तों ये संपूर्ण विविधता को दर्शाता है। तो तीनों का देखिए आप किस तरह से दर्शाने का काम है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता का अर्थ है। ये कहता है विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, बी कहता है विभिन्न प्रकार के जंतु, सी कहता है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, डी कहता है विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु।
तो जैव विविधता का अगर अर्थ देखें दोस्तों, तो एक निर्धारित क्षेत्र, यानी एक जो होता है निर्धारित एरिया, एक जो एरिया बाउंडिंग मतलब 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर हो गया, तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु को ही जैव विविधता कहा जाता है। यानी कि एक निर्धारित, मान लीजिए कि समुद्र का एरिया हो गया, मान लीजिए कोई तालाब का एरिया हो गया, तो उसमें जो जीवों की विविधता पाई जाती है उसे ही हम लोग कहते हैं जैव विविधता के रूप में दर्शाते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर जो है आपका सी राइट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणियों, यानी जैसे कि पौधों एवं जंतुओं की विविधता को ही जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी जितने भी पौधे एवं जंतु हैं उसमें जो विविधता पाई जाती है उसे ही जैव विविधता के रूप में परिभाषित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन ए हो जाएगा भोजन, बी कह रहा है औषधि, और सी कह रहा है औद्योगिक उपयोग, और डी कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो हो जाएगा आपका पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। यानी पारिस्थितिक तंत्र का उसमें निर्वहन कैसे हो रही है, इस चीज़ को देखते हुए जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू को ध्यान में रखकर इसी चीज़ को देखा जाता है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो होता है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन, यानी एक पारिस्थितिक तंत्र जो बना हुआ है उसका निर्वहन कैसे हो रहा है, कैसे किस तरह से वो चल रहा है। यह कार्य विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। जैव विविधता आनुवांशिक, जाति, समुदाय, परितंत्र स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करती है। यानी कि जैव विविधता जो होता है दोस्तों का आनुवांशिक भी होता है, जातिगत भी होता है, समुदाय भी होता है, वह परितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करते हैं। विभिन्न प्रकार के कार्य करके इसको निर्वहन करने का काम करती है, वही होता है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ह्रास मतलब समझते हैं दोस्तों कि मतलब उसका नुकसान होना, उसको गिरावट के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ए हो जाएगा आनुवांशिक आत्मसतकरण, बी कहता है परभक्षियों का नियंत्रण, और सी कहता है प्राकृतिक वास का विनाश, और डी कहता है कीट नियंत्रण। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इसका हो जाएगा प्राकृतिक वास का विनाश, यानी सी आंसर राइट है। यानी कि आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि कोई भी जैव विविधता का ह्रास का सबसे बड़ा अगर कारण मानते हैं तो प्राकृतिक वास का निवास, यानी जो प्राकृतिक रूप से उसको निवास रहने के लिए जगह जगह मिला है उसमें क्या हो रहा है, गिरावट हो रही है, विनाश हो रही है, तो उसके लिए सबसे बड़ी खतरा है। और यही कारण है कि जैव विविधता धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब मान लीजिए कि जहाँ घने वन है वहाँ पर जीवों की विविधता ज़्यादा हो गया, वहाँ पर मान लीजिए कहीं पर मरुस्थल है, रेत है, तो वहाँ पर जीवों की विविधता क्या होगी, बहुत कम जीव पाए जाएंगे वहाँ पर, देखने के लिए बहुत कम जो जीव जंतु पनपेंगे, और जो भी एक दो ठो रहेंगे सीमित मात्रा में रहेंगे। और जबकि घने जंगल है, हरा भरा है, तो वहाँ पर जीवों की विविधता ज़्यादा रहेगी, वहाँ पर हर प्रकार के जीव रहेंगे, सभी को एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे। तो प्राकृतिक वास का विनाश होना, यानी प्राकृतिक जो वास है वो विनाश होगा, तो जैव विविधता का ह्रास होगा। सबसे महत्वपूर्ण कारक इसका सी है। चलिए देखते हैं व्याख्या। प्रश्नगत विकल्पों में प्राकृतिक वास का विनाश जो है जैव विविधता ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन ए कह रहा 2025 तक, बी कह रहा 2030 तक, और सी कह रहा 2035 तक, और डी कह रहा 2040 तक। तो भारत के अंदर भूमि क्षरण यानी भूमि की जो गिरावट है उसको तटस्थता है, यानी कि भूमि की जो कमी हो रही है दोस्तों, पहाड़ के द्वारा जड़ जाना, भूमि का धीरे धीरे खत्म हो जाना, उसको उर्वरक क्षमता यानी भूमि का क्षरण हो रहा है, ह्रास हो रहा है भूमि का, तो उसको एक तटस्थ करने के लिए, उसको रोकने के लिए कब तक लक्ष्य रखा गया है। कि ज़्यादातर देखें तो पहाड़ी एरिया में देखने को मिलता है, कहीं पर देखें तो पत्थर गिर जा रहा है, भूमि जो है धीरे धीरे घसक जा रही है। तो पहाड़ी एरिया में जैसे उत्तराखंड वगैरह हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, जो पहाड़ी एरिया है वहाँ देखने को मिलता है। तो ये देखिए तो एक लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक, तो याद रखिएगा 2030 तक जो है भूमि क्षरण को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। तो बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का 12 दिवसीय जो है 14वां कोप सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ और 13 सितंबर 2019 को संपन्न हुआ। सम्मेलन के सदस्यों ने 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता का लक्ष्य निर्धारित किया है, यानी भूमि से संबंधित जो क्षरण हो रही है उसके लिए तटस्थता का लक्ष्य रखा गया है। जैसे क्या, तो भूमि के क्षरण के साथ देखें दोस्तों तो भूमि को धीरे धीरे ह्रास करके वो भूमि जो है, मिट्टी जो है वो काम बदल जा रही है, मरुस्थलीकरण हो जा रहा है, पेड़ कटने से धीरे धीरे वहाँ का उर्वरक शक्ति कम होने से, तो उस सबको रोकने का एक लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक इसे होने से रोकना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए कह रहा है कि सी जे बेरो के द्वारा, बी कह रहा है डी कास्त्री के द्वारा, सी कह रहा है कि वाल्टर जी रोजन के द्वारा और डी कह रहा है डी आर बेटिस के द्वारा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, वाल्टर जी रोजन ने किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि प्रारंभ में जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में प्रथमगत रेमंड एफ दासमैन ने वर्ष 1968 में अपनी पुस्तक ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में किया था। बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द जो है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित करके बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम WC रोजन के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, सबसे पहले अगर ये शब्द यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग जो है वो रेमंड एफ दासमैन ने किया था, लेकिन बाद में इसी शब्द को परिवर्तित करके बायोडाइवर्सिटी रखा गया और जो इस शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो थे WG रोजन थे। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता शब्द की रचना किसने की। ऑप्शन ए कह रहा है BP सिंह, बी कह रहा है कार्ल मोबियस, सी कह रहा है यानी सर AG टेंसले और डी कह रहा है वाल्टर जी रोजन। तो याद हो गया होगा दोस्तों कि जैव विविधता शब्द की रचना किसने की, तय की थी वाल्टर जी रोजन ने, यानी डी आंसर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने निम्न में से किसे 2011 और 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्राकृतिक आपदा दशक, बी कह रहा है कि जैव विविधता दशक, सी कह रहा है जलवायु परिवर्तन दशक और डी कह रहा है पर्यावरण दशक। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से अगर देखें तो 2011 से लेकर के 20 के दशक में निर्देशित किया है, वो कह रहा है जैव विविधता दशक के रूप में क्या है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। चलिए व्याख्या कर देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिसंबर 2010 में प्रस्ताव संख्या 65/161 के माध्यम से 2011 से 20 में जैव विविधता दशक यानी होता है यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी घोषित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011 से 20 को घोषित किया है। ऑप्शन ए का जैव विविधता दशक, बी का परमाणु प्रदूषण का दशक, सी का रहा है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का दशक और डी का रहा पशु स्वास्थ्य दशक। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जैव विविधता दशक के रूप में। तो इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी यानी होता है NCMB किस शहर में स्थित है। ए कह रहा है भावनगर में, बी कह रहा है जामनगर में, सी कह रहा है मुंबई में और डी कह रहा है पुदुचेरी में। तो भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा जामनगर गुजरात में। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी यानी होता है NCMB गुजरात प्रांत के जामनगर में स्थित है और इस केंद्र यानी इस सेंटर का अगर देखिए दोस्तों उद्देश्य है कि समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना, यानी इसका उद्देश्य है कि समुद्र के किनारे यानी तट क्षेत्र में देखें तो जैव विविधता की सुरक्षा प्रदान करना है। यह सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र यानी PPPPP की भागीदारी से गठित होने वाला भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है, यानी सरकारी भी है और प्राइवेट है, दोनों मिल करके PPP यानी प्राइवेट पार्टनरशिप जो आप जानते हैं PPP का मतलब, तो इसके माध्यम से किया गया है और भारत का पहला अनुसंधान संस्थान खोला गया है। गौरतलब है कि जामनगर भारत की एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यानी तो मेरीन नेशनल पार्क जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है, यहाँ पर निकट स्थित है। तो याद रखिए कच्छ की खाड़ी के निकट स्थित है आपका मेरीन नेशनल पार्क, यानी भारत का एकमात्र राष्ट्रीय यानी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। अगर पूछे कहाँ है तो याद रखिएगा जामनगर में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए कह रहा है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, बी कह रहा है शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, सी कह रहा है शंकुधारी वनों में और डी कह रहा है कि उत्तर ध्रुवीय वनों में।
तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। यहाँ पर इसका आंसर ये राइट हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, उष्णकटिबंधीय यानी कि गर्मी जहाँ पर हो, बारिश वहाँ पर अच्छी होती है। यानी कि यहाँ पर अगर देखें तो अगर पूरा पृथ्वी गोल है दोस्तों, तो इसको अगर जो 10 डिग्री का सेंटर होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका 0 से 10 के आसपास। यहाँ पर देखें तो खूब वर्षा होता है, जैसे अमेजन वगैरह जो एरिया है इसी के बीच में आता है, वहाँ पर खूब गर्मी होगी, यानी कि दिन में भी इतना उमस होता है कि आप पसीना से भीग जाएंगे, लेकिन बारिश भी उतना ही होती है। यानी कि गर्मी और गर्मी की वजह से बारिश भी तेज़ होती है वहाँ पर, और बारिश तेज़ होने से देखें तो वहाँ वन भी जो होते हैं बहुत लंबे लंबे और विशाल विशाल होते हैं। तो वैसे जगहों पर बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। अब दूसरा कार्य शीतोष्ण कटिबंध यानी ठंडा क्षेत्रों में। तो ठंडा क्षेत्रों में अगर देखें तो जहाँ जितना आप ठंडा देखते जाएंगे तो जीव जंतु जो है सर्वाइव कम कर पाते हैं ठंडा में। अब देखते होंगे कि ठंडा के दिनों में मच्छर उतना नहीं लगता है, जबकि गर्मी आता है तो पूरा मच्छर लगने लगता है। तो वही चीज़ है कि जैसे जैसे आप ठंडीले इलाकों में जाएंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय इलाकों में अगर चले जाते हैं तो वहाँ पर धीरे धीरे देखें तो उष्ण कटिबंधियों की अपेक्षा वहाँ जीवों की संख्या जो है कम होती है, क्योंकि गर्मी में जो है जीव ज़्यादा सर्वाइव करते हैं और ठंडे में थोड़ा कम सर्वाइव कर पाते हैं। शंकुधारी वनों में उस टाइप से जो देखें, शंकुधारी वन भी ठंडे जगह का वन है और इस तरह से पहाड़ियों का वन है और नहीं पाया जाता है उत्तर ध्रुवीय वनों में। उत्तरी ध्रुवीय वनों अगर देखें तो दोस्तों उत्तरी ध्रुवीय वनों की अगर बात करें तो भी वही हाल है कि ध्रुव के वनों जो होते हैं वो बर्फीली बने हैं, तो वहाँ पर भी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी नहीं पाया जाएगा जितना गर्मी यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों वर्षा वनों में पाया जाएगा। चलिए देखते हैं व्याख्या को। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है तथा इस क्षेत्र का विस्तार देखें तो 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यानी आप देखें तो जैसा बताया दोस्तों कि गोल है तो 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी, यानी बीच वाला जो अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश है, तो इसके अगर देखें तो 10 डिग्री इधर और 10 डिग्री इधर तक जो है वो जो वहाँ पर देखें तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाते हैं। और यहाँ पर देखें तो गर्मी ज़्यादा होने से यहाँ पर वर्षा भी ज़्यादा होती है और बायोडाइवर्सिटी इसी चलते यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। इन क्षेत्रों में जो होता है पादप तथा प्राणियों के विकास एवं वृद्धि के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर उच्च वर्षा तथा तापमान रहता है, यानी जितना वर्षा होता है उस हिसाब से तापमान भी रहता है। इसी कारण इसे अनुकूलतम बायोम यानी होता है ऑप्टिमम बायोम भी कहा जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन रिपीटेड है, चलिए एक बार ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ। टुंड्रा में, बी हो जाएगा शंकुधारी वनों में, सी कह रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, डी कह रहा है शीतोष्ण वनों में। तो इसका साफ आंसर दिख रहा है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, सी राइट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। किसी भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। यानी किसी एक निश्चित क्षेत्र में जीवों की जितनी भी संख्या पाई जाती है उसमें जो विविधता पाई जाती है उसे ही जैव विविधता कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों की अपेक्षा अधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं वो भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत हैं। यानी भूमध्य रेखा आप देखते हैं दोस्तों कि इधर बीच में भूमध्य रेखा, उत्तर में जाते हैं तो कर्क रेखा, दक्षिण में जाते हैं तो मकर रेखा है, यही है ना, पढ़ते हैं हम लोग ज्योग्राफी में। तो उस हिसाब से अगर देखें तो जो आपको भूमध्य रेखा वाला जो एरिया होता है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाला क्षेत्र होता है और यहाँ पर जैव विविधता अधिक पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में, बी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम में, सी कह रहा है शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम में, डी कह रहा है सवाना बायोम में। तो बहुत आसान है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम में, बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, बी कह रहा है उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में, सी कह रहा है अत्यधिक प्रदूषित नदियों में और डी कह रहा है मरुस्थलों और सवाना मैदानों में। तो बहुत आसान है दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता कहाँ मिलेगी, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में मिलेगी। तो इस तरह से इसका जो है बी आंसर राइट हो जाएगा। बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों प्रश्न, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उसकी विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत है, ये सब पता है। हालांकि अधिकांश लोगों के द्वारा माना जाता है कि प्रवाल भित्ति यानी जो कोरल रीफ है
में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यानी कुछ लोग कहते हैं कि जो कोरल रीफ है दोस्तों, जो आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के जो कोरल रीफ आपको सबसे फेमस है, ऑस्ट्रेलिया के जो किनारे किनारे पाया जाता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया का अगर देखेंगे तो वहाँ पर तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि प्रवालों को देखें तो 10 लाख से भी अधिक प्रजातियां हैं। प्रवालों में अगर देखें दोस्तों तो 10 लाख से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें से केवल 10% प्रजातियां का ही अध्ययन किया जा सका है। प्रवालों को सामुद्रिक वर्षा वन भी कहा जाता है। तो यानी प्रवाल यानी कोरल रीफ जो होता है दोस्तों, जो होता है ये सर्वाधिक प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है और 10 लाख का वह प्रजातियां हैं, जिसमें से 10% यानी लगभग देखें तो 1 लाख ही प्रजातियों का अध्ययन किया जा चुका है। बाकी अभी देखें तो 90 लाख प्रजातियों का अध्ययन नहीं किया जा चुका है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो इस तरह से देखें तो सामुद्रिक वर्षा वन भी इसे कहा जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ऑप्शन के अनुसार से मारिएगा कि ऑप्शन में क्या दे रहा है। अगर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन रहेगा तो उसी को लगाना है, अगर देगा कोरल रीफ तो उसको आप उस तरह से डिनाई करके कोरल रीफ को कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में किस में प्रजाति विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि गहरे समुद्र में, बी कह रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, सी कह रहा है कोरल रीफ में और डी कह रहा है मरुस्थल में। तो निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में प्रजाति विविधता अगर देखें दोस्तों तो सबसे यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार बी और सी दोनों दिया है दोस्तों, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो जाएगा और कोरल रीफ दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन में दिख रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है बी और सी दोनों हो जाएगा, इसको काटा नहीं जा सकता है। यहाँ पर आंसर दिया भी है कि बी और सी दोनों, यानी सबसे जैव विविधता जो है कोरल रीफ में भी पाया जाएगा और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में भी पाया जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा रिपीटेड होगा तो वहाँ पर आपको स्टार मार्क्स मिलेगा और सबको नंबर मिलेगा उस क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता में परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए कह रहा है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है और पृथ्वी पर एक समान रहती है और ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। तो याद रखिएगा जैव विविधता में परिवर्तन होता है। इसमें अगर सही आंसर अगर देखेंगे दोस्तों तो भूमध्य रेखा की तरफ जो है ये बढ़ती है, ये जो आपका सही हो जाएगा। यानी जैव विविधता कहाँ सबसे अधिक होगा दोस्तों, तो भूमध्य रेखा। आपको बताया है कि ये जो पृथ्वी हो गया, ये जो बीच का एरिया होता है इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, इधर को कर्क रेखा बोलेंगे और दक्षिण वाला एरिया को मकर रेखा बोलेंगे। तो ये जो एरिया जो आपका भूमध्य रेखा वाला एरिया होता है, यहाँ पर अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है, तो यहाँ पर बढ़ेगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ जो है बढ़ती है और जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। यानी जैव विविधता देखें तो सभी जगह पृथ्वी पर समान रूप से विस्तृत नहीं, कहीं पर ज़्यादा है, मैंग्रोव वन में मान लीजिए कि ज़्यादा है, तो कहीं देखिएगा कि जो घास का मैदान है उसमें थोड़ा कम है, मरुस्थलीय क्षेत्र में कम है। तो एक निश्चित के अनुसार यानी औसत सभी जगह नहीं है, यानी कि पूरे पृथ्वी में समान रूप से विस्तृत नहीं है। सर्वाधिक जैव विविधता जो होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी उष्णकटिबंधीय जहाँ पर थोड़ा गर्मी ज़्यादा होती है और पानी भी अच्छा होती है, उस क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। इसका कारण यह है कि जहाँ गर्म जलवायु, अधिक वर्षा, यानी गर्मी जलवायु जो हो गर्म हो, अधिक वर्षा हो, एवं पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हो, वहाँ पर जैव विविधता अधिक होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन जो है दोस्तों वो गलत है, उसको चुनना है। तो चलिए इसको चुनिएगा आप लोग, हम ऑप्शन को पढ़ दे रहे हैं क्योंकि नहीं आ पा रहा है स्क्रीन में एक साथ। ऑप्शन ए कह रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। यानी ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जाति विविधता में वृद्धि होगी। ये तो सारा सर दिख रहा है कि यहाँ से अगर देखें दोस्तों कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होगी, यानी कि ये जो है गलत है। यानी पहला ही अगर देखें तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जाति विविधता में घटेगी, वृद्धि कभी नहीं होगी। हम बताया था कि भूमध्य रेखा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है जैव विविधता, और मान लीजिए भूमध्य रेखा से बढ़ के इधर जाएंगे चाहे इधर जाएंगे, दोनों ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब इस अगर मान लीजिए कि नॉर्थ साइड में जाते हैं या साउथ में जाते हैं तो इधर बढ़ जाएंगे, तो इधर हम लोग अगर जैव विविधता घटेगी ना तो यहाँ पर लिखा है बढ़ेगी, वृद्धि होगी, यानी कि साफ साफ देख कर पहले गलती है, तो आगे हम लोग पढ़ने का ऑप्शन ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो गलत है। ऐसे ऑप्शन बाकी को पढ़ देता हूँ। ऑप्शन बी कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों का आश्रय देते हैं। ये सही है कि गर्मी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होगा वो शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों का आश्रय होगा।
सी कह रहा है कि विशालतम जैव विविधता अमेजन वर्षा वनों में पाई जाती है। एकदम बिल्कुल सही कह रहा है कि विशालतम जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी, अमेजन वर्षा वन, क्योंकि अमेजन वर्षा वन जो है आपका भूमध्य रेखा में पड़ता है। डी कह रहा है कि जातीय विविधता जो होता है शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों कि जातीय विविधता जो शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुव की ओर जाएंगे दोस्तों तो घटेगा ही। ध्रुव की अगर बढ़ते चले जाएंगे तो ध्रुव में सिर्फ बर्फ है, वहाँ क्या विविधता पाई जाएगी, बहुत कम जीव वहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। वहाँ पर जाते जाते सभी जीव मैंने सूख के मर जाएंगे, मतलब बहुत कम कीड़े मकोड़े ये सब वहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। तो इस तरह से देखें तो ये भी सही है। चलिए व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जातीय विविधता जो है वो घटती जाती है। तो यह ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम ध्रुव से यानी ध्रुव की ओर, भूमध्य रेखा यहाँ से हम ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, इस साइड में बढ़ेंगे या इस साइड में हम इस कोना में आएंगे, ध्रुव की ओर जाएंगे दोस्तों, तो कभी भी अगर देखें तो जैव विविधता घटेगी, बढ़ेगी नहीं। दक्षिणी अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जैव विविधता विशालतम है, एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, बी कह रहा है कश्मीर में, सी कह रहा है सुरमा घाटी में, डी कह रहा है फूलों की घाटी में। तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो शांत घाटी में पाया जाता है। और शांत घाटी कहाँ है दोस्तों, तो केरल में है। तो इस तरह से अगर देखें तो केरल जो होता है आपका अधिक वर्षा वाला क्षेत्र आता है, क्योंकि उसका तट रेखा जो है शांत घाटी, उसमें बहुत वर्षा होती है, सबसे पहले वर्षा वहीं से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ये जो है वो आपका सही होगा, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, क्योंकि वहाँ मौसम भी गर्म है। क्योंकि आप अगर हम लोग देखें दोस्तों, अगर ये पूरा पृथ्वी है तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ हैं भारत में, तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा एरिया पाएगा, उसका केरल ही, जो तमिलनाडु का एरिया है वही ना सबसे पहले पाया जाता है। यानी कि ये देखें तो किसी भी क्षेत्र में भूमध्य रेखा से थोड़ा बहुत तो नज़दीकी है, क्योंकि इधर के बाद बीच से हम लोग को कर्क रेखा गुजरता है। यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास जो एरिया है इसमें देखें तो जैव विविधता अधिक पाई जाती है। और यहाँ पर देखें तो केरल में जो शांत घाटी है वहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है। आइए व्याख्या को देखते हैं। केरल स्थित शांत घाटी यानी साइलेंट विटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह केरल के पलक्कड़ जिले में 12 किलोमीटर लंबी तथा 7 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। तो याद रखिएगा शांत घाटी जो है वो किस जिले में है, तो केरल के पलक्कड़ जिले में है, जो 12 किलोमीटर लंबी और 7 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शांत घाटी अवस्थित है, बहुत आसान क्वेश्चन, उत्तराखंड में, बी कह रहा है केरल में, सी कह रहा है अरुणाचल प्रदेश में, और डी कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में। तो आपको याद हो गया कि शांत घाटी कहाँ है दोस्तों, तो केरल में है, बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है उत्तराखंड से, बी कह रहा है हिमाचल प्रदेश से, सी है केरल से, और डी हो जाएगा तमिलनाडु से। तो याद हो गया होगा दोस्तों कि साइलेंट वैली परियोजना यानी साइलेंट वैली कहाँ है, तो परियोजना भी वहीं चलेगा। तो यह परियोजना किससे संबंधित है, तो केरल राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं कि साइलेंट वैली परियोजना का संबंध जो है केरल राज्य से है। यह शांत घाटी में स्थित है। वर्तमान में शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। तो याद रखिएगा शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। इस घाटी को वर्ष 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा कि अगर पूछ देगा कि साइलेंट वैली जो है या जो उसकी नेशनल पार्क कब घोषित किया गया है, तो 1984 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। फूलों की घाटी अवस्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा केरल में, बी हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में, सी हो जाएगा उत्तराखंड में, और डी हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। तो फूलों की घाटी आपको पता होगा दोस्तों कहाँ कहा जाता है, उत्तराखंड में अवस्थित है, और उत्तराखंड को ऐसे फूलों की घाटी के नाम से जाना भी जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या को देखते हैं। फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। याद रखिएगा कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इस चलते उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। अगर डायरेक्ट पूछेगा फूलों की घाटी कहाँ है, तो उत्तराखंड, और उत्तराखंड में अगर कहाँ है तो याद रखिएगा चमोली जिले में है। चमोली जिले में ही देखिए दोस्तों, तो एक परियोजना में अभी देखिए तो क्या होता है, बर्फ स्खलन के चलते यानी बर्फ़ के खिंचाव के चलते बहुत लोगों की जान चली गई थी। तो ये अभी चर्चे में रहा था चमोली जिला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हिमालय
पर्वत प्रदेश जाति विविधता के दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है तथा इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए कह रहा है कि यहाँ अधिक वर्षा होती है। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ रहे हैं कि हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत ही समृद्ध है। यह समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे उपयुक्त है। हिमालय की बात हो रही है दोस्तों। ऑप्शन ए कह रहा है कि यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। बी कह रहा है कि यहाँ विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। सी कह रहा है कि इस क्षेत्र में विदेशज तथा अतिक्रामक जातियाँ प्रवेश नहीं कराई गई है। डी कह रहा है कि यहाँ मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों तो आपका बी सही हो जाएगा कि यहाँ जो है विभिन्न जीव जो है वो भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। यहाँ के विभिन्न जीवों के भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। तो यहाँ पर बी आंसर राइट होगा कि इसी चलते हिमालय पर पर्वत प्रदेश में जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत ही समृद्ध है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न जीव और भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि हिमालय पर्वत प्रदेश जो है जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत ही समृद्ध है। इसका प्रमुख कारण है कि यहाँ पर विभिन्न जो जीव है वो भौगोलिक क्षेत्रों का सम्मिलन होता है। विभिन्न जितने भी जीव हैं उसका भौगोलिक क्षेत्रों का एक मिलन स्थल है हिमालय। आपको पता होगा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। इसी चलते देखिए तो एक मिलन स्थल आता है विभिन्न क्षेत्रों का। तो इसी चलते यहाँ पर थोड़ा सा जैव विविधता में समृद्ध है, संपन्न है। क्योंकि जैव विविधता में देखिए दोस्तों तो आपका हिमालय में सिर्फ आप जम्मू कश्मीर को मत लीजिएगा। जम्मू अगर हिमालय को अगर विस्तृत देखें तो यहाँ से आपका देखेंगे हिंदकुश पर्वत से लेकर के यहाँ तक विस्तृत है। इस तरह से पूरे आपका अरुणाचल प्रदेश के जो नमछा बरवा पर्वत जो आपका पड़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर जो है तो इस तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक विस्तृत है। धीरे धीरे म्यांमार तक बढ़ गया है आगे। तो इस एरिया को अगर देखे जाए तो पूरे एरिया के हिमालय की बात हो रही है। तो इस तरह से देखें तो आप दार्जिलिंग वगैरह के एरिया भी देख लीजिए। इधर जम्मू जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, नेपाल का एरिया है, तो ये सब हिमालय में आता है। तो यहाँ पर देखें तो जैव विविधता क्षेत्र के लिए संपन्न माना जाता है, अच्छा है। और सिर्फ जम्मू कश्मीर को देखिएगा दोस्तों तो वहाँ थोड़ा सा जो घाटी की इलाका है तो थोड़ा बर्फीली एरिया है, तो उतना हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन पूरे हिमालय की बात करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। बी कह रहा है कि पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उष्णताओं की तुलना में निम्नतर उष्णताओं में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। केवल एक, केवल दो। सी कह रहा है कि एक और दो दोनों, और डी कह रहा है कि न तो एक और न ही दो। तो अगर यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों, अगर अच्छे से आप देखिएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक और दोनों, दोनों सही है। क्योंकि उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक पाई जाती है। यानी ऊंचे स्थान में आप जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे तो धीरे धीरे मौसम जो है ठंडा होता चला जाएगा। उसके तुलना में जो निचले स्थान होते हैं थोड़ा गर्म होते हैं और अनुकूल होती है रहने के लिए। तो इस तरह से देखें तो निचले स्तर में जैव विविधता थोड़ा ज़्यादा पाया जाएगा। बी कह रहा है पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन उस्तादों की तुलना में निम्नतर उस्तादों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। दोनों चीज़ को अगर देखिएगा, जो ऑप्शन ए बोल रहा है और दो जो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को अगर ध्यान से देखिएगा तो दोनों में कारक उच्चतर स्तर में कम होगा, निम्नतर स्तर में निम्न होगा। तो दोनों सही है और सही कथन है। तो इस तरह से दोनों कथन सत्य है। चलिए इसकी व्याख्या को अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। व्याख्या में कह रहा है कि उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। ये बिल्कुल सही है। उच्चतर अक्षांश की तुलना में नीच अक्षांश में जाइएगा तो जैव विविधता जो होती है वो अधिक होती है। वहीं कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक है निम्न अक्षांशों में ही अवस्थित है। यानी कि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है आपका वो देखिए तो निम्न अक्षांशों में स्थित है। इसी चलते यहाँ पर जैव विविधता भी अधिक है। और पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर उष्णतादों की चोटियों की तुलना में निम्नतर उष्णतादों यानी निचली घाटियों में जैव विविधता अधिक पाया जाता है। सही है कि ऊंची की अपेक्षा नीची जो क्षेत्र है उसमें जैव विविधता अधिक पाया जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों जैव विविधता हॉटस्पॉट। यहाँ से प्रश्नों को देखते हैं। चलिए प्रश्न को इसमें अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। एक कह रहा है कि पूर्वी हिमालय, दूसरा कह रहा है कि पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, और तीसरा कह रहा है कि उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र। उपयुक्त में से कौन सा जैव विविधता को हॉट स्पॉट है, यानी कौन सा क्षेत्र जो है दोस्तों वो हॉट स्पॉट है बताना है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि केवल एक, बी कह रहा है कि केवल एक और दो, और सी कह रहा है कि केवल दो और तीन, और डी कह रहा है कि एक, दो और तीन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो हो जाएगा कि जो पूर्वी हिमालय का एरिया है
अगर हिमालय में अगर देखें दोस्तों तो पूर्वी हिमालय, अगर पूरे हिमालय के अगर हम लोग देखें इस तरह से, अगर हम लोग अपने भारत देश के नक्शा में अगर देखें दोस्तों, तो अगर हिमालय की बात हो रही है तो पूर्वी हिमालय में हम लोग इस एरिया को देखेंगे। तो ही बोल रहा है कि पूर्वी हिमालय में अगर देखें तो हॉट स्पॉट अधिक है, अधिक पाया जाता है बाकी ये दोनों की अपेक्षा में। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। पूर्वी हिमालय यानी ईस्टर्न हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थलों में शामिल है। इसके अतिरिक्त जो है भूमध्य सागरीय बेसिन यानी भूमध्य सागर का जो बेसिन है दोस्तों, और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई भी शामिल है। लेकिन विकल्प में जो आपका दिया हो वो पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र तथा उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, इसीलिए केवल जो है एक सही है। यानी कि आप देखें तो भूमध्य सागरीय बेसिन शामिल है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि पूर्वी भूमध्य सागरीय, यहाँ पर अगर पूर्वी रहता तो ऑप्शन सही हो जाता दूसरा भी। वही बोल रहा है कि उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, और जबकि आपको यहाँ बोल रहा है कि दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण हो गया दोस्तों, और अगर देखेंगे तो पश्चिम, यानी कि दक्षिण पश्चिम जो ए वाला ऑस्ट्रेलिया का जो भाग है वो शामिल है, न कि आपका उत्तरी पश्चिमी यानी कि उत्तर पश्चिमी ए वाला ऑस्ट्रेलिया का भाग शामिल है। तो इस तरह से अगर देखें दोस्तों, क्योंकि ये वाला क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो काला सागर ये सब का दिया हुआ है। इधर जो बोलना चाहिए कि बालू का बहुत ज़्यादा अथी पे शॉर्ट है, यानी कि जैसे कि थार रेगिस्तान उस तरह से एक बहुत बड़ा सूखा वाला रेगिस्तान, तो उसमें जैव विविधता कम पाया जाता है, नहीं के बराबर है। इस जब एरिया में देखें तो इस एरिया में घास वगैरह का मैदान है, इस तरह से इसमें पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़िएगा तब का और क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में जैव विविधता के तप स्थल यानी हॉट स्पॉट हैं, तप स्थल यानी हॉट स्पॉट कौन कौन से जगह हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, बी कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय व सुंदरवन, और सी कह रहा है पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, और डी कह रहा है पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। तो भारत में जैव विविधता का ताप स्थल यानी हॉट स्पॉट जगह, यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है उस जगह को हॉट स्पॉट कहा जाता है। तो ये किस क्षेत्र में है। तो यहाँ पर अगर अब देखेंगे दोस्तों, अगर थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर आप इसको आसानी से बना सकते हैं। भारत में जैव विविधता का तप स्थल के रूप में ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा कि पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, यानी सी जो ऑप्शन आपका है बिल्कुल सही है, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। पूर्वी हिमालय, हिमालय का अगर देखें दोस्तों तो ये वाला भाग हो गया पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट अगर पूरे भारत के अगर नक्शा को अगर देखें दोस्तों तो जो ए वाला एरिया हो गया आपका, ये जो एरिया है पश्चिमी घाट, यानी कि लेकर के यहाँ से केरल से लेकर के यहाँ तक आपका कच्छ के रण तक, ये जो वाला एरिया जो होता है आपका पश्चिमी घाट का एरिया, तो इस एरिया में आपका हॉट स्पॉट पाया जाता है। क्योंकि इधर देखें तो बहुत बारिश होता है, क्योंकि इधर वाला जो एरिया है आपका अचानक से उठा हुआ है, यानी समुद्र के बाद देखें तो ये वाला एरिया जो है अचानक से उठा हुआ है। तो इधर से जब लहरा उठती है तो ऊंचावत के चलते जो है उस जो सघन बोलना चाहिए कि हवाएं जो होती है उसमें अधिक नमी होता है, और इस वजह से यहाँ पर भारी वर्षा हो जाती है। इस चलते इस क्षेत्र जो हॉट स्पॉट के रूप में है। वहीं अगर इधर देखें हिमालय के अगर पूर्वी एरिया को देखिएगा तो हिमालय का पूर्वी एरिया भी उसी टाइप का एरिया है, जैसे आपका पढ़ते हैं कि मेघालय वगैरह हो गया एरिया, जो मेघालय के एरिया में बहुत बड़ा वर्षा होती है। आपका इधर दार्जिलिंग का एरिया हो गया जो आपका पश्चिम बंगाल में आता है। इसके बाद थोड़ा सा और बगैर तो अरुणाचल प्रदेश असम वगैरह एरिया हो गया। तो इधर आपका जो होता है कौन से हिमालय, पूर्वी हिमालय में आ जाता है क्षेत्र, तो इस क्षेत्र भी हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। ज्योग्राफी का अध्ययन है दोस्तों तो बहुत क्वेश्चन बन जाएगा, बस यही ध्यान में रखना है। हाँ, लेकिन एक बार है कि आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए ताकि पता चले कि बोल क्वेश्चन क्या रहा है, पूर्वी क्षेत्र कहाँ, हॉट स्पॉट क्षेत्र कहाँ, पूरा भारत जो है दिमाग में बैठा होना चाहिए कि कौन से एरिया, कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन से एरिया में बहुत वर्षा हो रही है, कौन सा एरिया सूखा है, इसका क्षेत्रफल कितना है। एक मैप जो होता है माइंड में अगर तैयार रहेगा तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन जो है पकड़ा जाता है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा जैव विविधता से संबंधित प्रमुख स्थलों यानी हॉट स्पॉट की अद्यतन सूची जारी की गई है। किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा, जिसमें विश्व के 35 स्थल को सूचीबद्ध किया गया, यानी विश्व में पूरे 35 जगह को, ऐसे जगह को चुना गया है। इसमें से भारत के पश्चिमी घाट यानी पश्चिमी घाट जो बताया, तो अगर नक्शा में अगर देखेंगे इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये वाला एरिया का होता है पश्चिमी घाट होता है। तो पश्चिमी घाट श्रीलंका जो आपका यहाँ है ये वाला एरिया, श्रीलंका एवं पूर्वी हिमालय क्षेत्र नाम लिखित है, यानी हिमालय का जो एरिया ये पूर्वी एरिया है ये नाम उल्लेखित है। ज्ञातव्य है कि फरवरी 2016 में CEP 1 यानी होता है क्रिटिकल इकोसिस्टम
पार्टनरशिप फंड के द्वारा उत्तरी अमेरिका के तटीय मैदान द नॉर्थ अमेरिकन कोस्टेड प्लान को 36वीं जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया गया। यानी पहले 35 था, अब पूछ देगा 36वां किसे घोषित किया गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा अमेरिका के तटीय मैदान को, यानी उत्तरी अमेरिका। अमेरिका देखिए दो है, एक होता है उत्तरी अमेरिका, एक होता है दक्षिणी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका के तटीय मैदान को भी 36वें जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया गया है। और भारत में कौन कौन सा जगह दोस्तों, तो ये बताया जो आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय का क्षेत्र और श्रीलंका का क्षेत्र है, ये इसको हॉट स्पॉट के रूप में 35 जगहों में नाम आता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। दूसरा कहता है भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो आपका जो है आंसर जो है वो ना तो एक सही है और ना ही दोनों सही है, यानी दोनों गलत है। बताएंगे कि आपका हॉट स्पॉट के जगह में कौन कौन से भारत देश की जगह से, तो 2 ही क्षेत्र घोषित है, आपका जो पश्चिमी घाट हो गया और इधर हिमालय का पूर्वी एरिया। और यहाँ पर बोल रहा है कि ये सब नाम जो दे दिया गया है तो ये सब नाम जो है उसी के अंतर्गत शामिल है। तो इस तरह से ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है कथन। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। क्योंकि ये भी कह रहा है कि पहला ऑप्शन कि हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, तो ऐसा जरूरी नहीं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही स्थित होते हैं। भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत थोड़ी आता है, लेकिन पश्चिमी घाट अगर देखें एरिया को इस तरह से अगर देखें तो इस एरिया में भी है। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र न होते हुए भी हॉट स्पॉट के रूप में आते हैं, तो दोनों गलत है। आइए व्याख्या में क्लियर हो जाएगा दोस्तों। जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में भी पाया जाते हैं, यानी कुछ उच्च अक्षांश जो क्षेत्र है दोस्तों वहाँ पर भी देखने को मिलता है। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल हैं। ये हॉट स्पॉट कौन को है दोस्तों, तो पूर्वी हिमालय आपका है, पश्चिमी घाट आ गया, 2 हो गया। इसके बाद म्यांमार भारत सीमा एवं सुंडालैंड, यानी म्यांमार और भारत का जो सीमा अगर देखेंगे, अगर इस तरह से हम लोग इधर दे ले, इधर का एरिया अगर देखें पूर्वोत्तर भारत के, तो इधर सीमा लगा हुआ है म्यांमार से, तो ये वाला जो एरिया है दोस्तों, तो म्यांमार और भारत की सीमा जो होता है सुंडालैंड वो है। इसके अलावा जो होता है अंडमान निकोबार, जगह भारत में हम लोग देखते हैं तो इधर जो होता है भारत, अगर इसको ऐसे मान लें हम लोग, तो ये वाला एरिया जो अंडमान निकोबार में आता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये हो गया आपका हॉट स्पॉट में आता है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार भारत सीमा सुंडलैंड का ही भाग है, तो सुंडलैंड के भाग के अंतर्गत ही इसको हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित कर दिया गया है। तो इस तरह से अलग नहीं है, आता उसी में है लेकिन अलग नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है कि पूर्वी घाट, बी कह रहा है पश्चिमी घाट, डी कह रहा है थार का रेगिस्तान और डी कह रहा है बंगाल की खाड़ी। तो भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा का पश्चिमी घाट। बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों, एकदम मार दिए होंगे क्योंकि आपको पता होगा ये भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त, यानी सबसे संतृप्त जो क्षेत्र है वो आपका पश्चिमी घाट है। इसके बाद पूर्वी हिमालय में आ जाएंगे, तो पश्चिमी घाट ऑप्शन में है, तो यहाँ पर आपका आंसर राइट हो जाएगा बी। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ को उल्लेखनीय जैव विविधता को प्रदर्शित करता है। भारत में 18 विशाल यानी विविध यानी होता मेगा डाइवर्स देशों की कुल स्तनधारियों का 7.6%, पक्षियों का अगर देखें तो 12.6%, सरीसृपों का 6.2% तथा उभयचरों का 4.4% आबादी है। दिए गए विकल्पों में पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है। तो इस तरह से आप देखें तो ऑप्शन के अनुसार बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी कह रहा है गंगा का मैदान, सी कह रहा है दोस्तों मध्य भारत और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन के अनुसार से देखें दोस्तों तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह राइट हो जाएगा, आंसर ये बिल्कुल सही है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। कह रहा कि हॉट स्पॉट शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग जो है नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 में किया। हॉट स्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्त तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, यानी कि जहां पर जीवों की संख्या जो अधिक पाई जाती है, जीवों की विविधता अधिक पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीवों जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। पाया तो जाता है लेकिन निरंतर संकट की स्थिति है, यानी कि विलुप्त होने के कगार में भी उसको रखा जा सकता है, यानी संकट की स्थिति में है। जैव विविधता
विविधता के संदर्भ में भारत की पश्चिमी घाट आता है। भारत की जो है आपका पश्चिमी घाट आ जाएगा। पूर्वी हिमालय की श्रृंखला म्यांमार भारत सीमा एवं सूडान का सुंडालैंड का हॉट स्पॉट माना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और म्यांमार भारत सीमा वाला क्षेत्र तथा सुंडालैंड का ही भाग है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है जैव विविधता तप्त स्थल है? गंगा का मैदान, सुंदरबन, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो बहुत आसान है दोस्तों, बन गया होगा। इसमें आंसर सी हो जाएगा राइट आपका, पश्चिमी घाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में जैविक विविधता ने हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। ए में हो जाएगा सुंदरबन, बी में हो जाएगा पश्चिमी घाट, सी में हो जाएगा मानस और डी में हो जाएगा चेरापूंजी। तो बहुत आसान है कि पश्चिमी घाट को जाना जाता है। इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपीटेड प्रश्न है क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, प्रश्न फिर से रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत में जैव विविधता का प्रखर स्थल यानी हॉट स्पॉट है। पहला जगह पूर्वी घाट, दूसरा हो जाएगा पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी भारत। निम्नलिखित कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप फट से कर लिए होंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत आसान है। आपका हो जाएगा एक ठो पश्चिमी घाट का एरिया, अब एक ठो हो जाएगा आपका पूर्वी हिमालय, जिसमें 2 और 3 ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि बी जो ऑप्शन दे रहा है कि 2 और 3, तो ये बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है हॉट स्पॉट माना जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा का मैदान, बी हो जाएगा पूर्वी हिमालय, सी हो जाएगा गुजरात और डी हो जाएगा मध्य भारत। तो इसमें देखें दोस्तों, तो जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पूर्वी हिमालय। बहुत आसान है क्योंकि इसमें आप बना लेंगे, पूर्वी हिमालय को ध्यान में रखना है और पश्चिमी घाट 2 ऑप्शन में रहेगा ही, और दोनों को देख करके आप फट से लगा लेना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाया जाने वाला हॉट स्पॉट है। ऑप्शन ए कह रहा है कि पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, बी कह रहा है कि विंध्य पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट, सी कह रहा है कि पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट, और सी कह रहा है कि शिवालिक श्रृंखला और पूर्वी घाट। बन गया होगा फट से कि पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट 2 ही क्षेत्र जो हॉट स्पॉट में प्रचलित है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है कि हिमालय, बी कह रहा है कि विंध्यन, सी कह रहा है कि उत्तरी पूर्वी भारत और डी कह रहा है पश्चिमी घाट। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर आप आसानी से बना सकते हैं कि विंध्य जो पर्वत है, विंध्य पर्वत, ये आपका नहीं आएगा। बाकी हिमालय में देखिए, अगर देखें तो पूर्वी हिमालय आता ही है, पश्चिमी घाट आता ही है, और उत्तरी पूर्वी भारत अगर देखें तो उत्तर अगर क्षेत्र में जाएंगे और पूर्वी भारत में अगर जाएंगे तो उत्तर पूर्वी भारत भी आता है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो उत्तरी पूर्वी भारत में जो आपका मेघालय वगैरह एरिया है, पूर्वोत्तर भारत जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, वो वाला एरिया नहीं कि देखिए तो इधर अगर हिमालय का देखें तो आपका हिमालय का कौन सा एरिया है? पूर्वी एरिया आ जा रहा है। तो इस तरह से ये सही हो जाएगा। बाकी विंध्य वाला जो एरिया है, विंध्य पर्वत आपको पता होगा कहाँ है, जो MP वगैरह के एरिया में पड़ता है विंध्य पर्वत, ये क्षेत्र नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने? उत्तेजनशील मतलब वही हॉट स्पॉट जगह हो गया दोस्तों। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन में ए कह रहा है कि पूर्वी हिमालय, बी कह रहा है पूर्वी घाट, सी कह रहा है पश्चिमी घाट और डी यहाँ पर चौथा में कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय। कूट का मिला करके सही उत्तर को चुनना है। तो आप बन गया होगा दोस्तों फट से। इसमें देखेंगे तो आपका हो जाएगा, आपका ध्यान में रखना है कि पूर्वी हिमालय हमेशा बोल रहे हैं और एक क्षेत्र आएगा पश्चिमी घाट। तो इस तरह से देखें तो 1 और 3 जिसमें ऑप्शन सही है वो सही हो जाए, यानी कि बी जो आपका आंसर है वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। ए में हो जाएगा गंगा का मैदान, बी में हो जाएगा ट्रांस हिमालय और सी हो जाएगा पश्चिमी घाट और डी हो जाएगा मध्य भारत। तो फट से बन गया होगा दोस्तों मेरे को, क्योंकि आपको पता हो गया होगा कि इसमें क्या क्या आंसर होगा। तो आपको याद होगा कि जैव विविधता में संपन्न सबसे कौन सा क्षेत्र है? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पश्चिमी घाट। इसकी व्याख्या अगर देखना चाहते हैं दोस्तों तो देख सकते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि जैव विविधता ने हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। भारत में निम्नलिखित 4 जैव विविधताएं हॉट स्पॉट हैं। कौन कौन है दोस्तों? एक हो जाएगा पूर्वी हिमालय, दूसरा हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी घाट, ये दोनों ध्यान में रखना है, और म्यांमार भारत सीमा का सुंडालैंड।
ठीक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह म्यांमार भारत सीमा तथा सुंडालैंड का ही भाग। अगर अंडमान निकोबार पूछेगा तो उसको भी मारना है, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि ये सुंडालैंड का ही भाग में इसको रखा गया है। तथा कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जैव विविधता के संबंधित प्रखर खबरों को जारी अद्यतम सूची में विश्व के 36वें स्थल को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें से भारत के पश्चिमी घाट सहित श्रीलंका एवं पूर्वी हिमालय क्षेत्र का नामांकन लिखित है। तो याद रखिएगा कि 36वें स्थल में भी जैसे कि नाम जो आता है आपका, इसको भी नामांकित किया गया है। कौन कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? तो श्रीलंका और पूर्वी हिमालय क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है अरावली की पहाड़ियाँ, बी कह रहा है कि सिंधु गंगा का मैदान, और सी कह रहा है कि पूर्वी घाट, और डी कह रहा है पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन के अनुसार आप मार लिए होंगे दोस्तों, बना लिए होंगे फट से, पश्चिमी घाट हो जाएगा, यानी आंसर यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों में हॉट पोस्ट की संख्या देखें तो 4 है, जिनका उल्लेख इस प्रकार है: पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड तथा पश्चिमी घाट। इस प्रकार से विकल्प जो डी आपका उत्तर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? उष्ण स्थल पारिस्थितिकी रूप से माना जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है पश्चिमी हिमालय, बी कह रहा है पूर्वी हिमालय, सी कह रहा है पश्चिमी घाट, और डी कह रहा है पूर्वी घाट। तो भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में पारिस्थितिक उष्ण स्थल के रूप में माना जाता है दोस्तों, ये आपका बी और सी राइट हो जाएगा। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बी और सी, यानी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट दोनों नाम आते हैं, दोनों को ध्यान में रखना है। ऑप्शन यहाँ पर बी और सी दोनों राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। तो भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी जो स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, अगर ऑप्शन ए कह रहा है पश्चिमी घाट, बी कह रहा है पूर्वी घाट, सी कह रहा है थार रेगिस्तान, और डी कह रहा है बंगाल की खाड़ी। तो बन गया होगा दोस्तों कि कौन सा धनी स्थान माना जाएगा, तो पश्चिमी घाट माना जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन से सिक्किम के संबंध में सही है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कि कौन सिक्किम के संबंध में सही है। नीचे दिए कूट का सही उत्तर को चुनिए। ए कह रहा है कि 1975 में भारत का अभिन्न अंग बन गया था। दूसरा कह रहा है कि इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, और तीसरा कह रहा है कि इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, तो जो ऑप्शन में अगर देखें तो 1, 2 और 3 तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन जो डी आपका है वो बिल्कुल सही है कि जो सिक्किम जो है 1975 में भारत का अभिन्न अंग बना है, और वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग भी माना जाता है, और यहाँ के मुख्य निवासी जो हैं वो लेप्चा लोग ही हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया है, और इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि सिक्किम को भारत का कब अभिन्न अंग बनाया गया था? 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, क्योंकि यह पूर्वी हिमालय का हॉटपोस्ट क्षेत्र है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें कि वनस्पतियों का स्वर्ग स्थल माना जाता है, क्योंकि यह पूर्वी हिमालय का हॉटपोस्ट क्षेत्र है जो जैव विविधता से परिपूर्ण है, तथा यहाँ के मुख्य निवासी जो लेमचा, भूटिया और नेपाली लोग हैं। यहाँ के जो मूल निवासी हैं लेमचा है, भूटिया है और नेपाली हैं। तो ये तीनों जातियाँ यहाँ के मूल निवासी हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत लंबा क्वेश्चन है, चलिए इसको पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रृंखला एवं पश्चिमी घाट श्रीलंका इंडो बर्मा क्षेत्र को जैव विविधता के प्रखर स्थलों हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों जातीय बहुलता यानी स्पेसीज रीजन इसके कारण, दूसरा कह रहा है वनस्पति घनत्व के आधार पर, तीसरा कह रहा है स्थानिकता के आधार पर, चौथा कह रहा है मानव जाति वनस्पति महत्व आशंक बोध, और छठा कह रहा है कि वनस्पति प्राणी तथा उष्ण एवं आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूल। उपयुक्त में से कौन से 3 मानक इस संदर्भ में सही है?
चलिए आइए इसका क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित 3 मानकों के आधार पर, यानी 3 मानक बताना है जिसमें से पश्चिमी घाट श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्र को जैव विविधता का प्रखर स्थलों के रूप में चिन्हित किया गया। 2 स्थल बता रहा है, एक तो पश्चिमी घाट श्रीलंका और इंडो बर्मा क्षेत्र को। अभी जिसमें से ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से चूज करके आपको चुनना है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपका आंसर जो है आपका 1, 3, 5 सही है। जो बुक में दे रहा है उसके अनुसार से सी आंसर राइट हो जाएगा। एक में क्या कह रहा है कि जातीय बहुतायत यानी स्पेसीज रीजनेस के कारण, तीसरा कहता है स्थानीयता के कारण, और जो आपका 5वां कह रहा है अनुशंका बोध के पर। ये तीनों जो संदर्भ हैं मानक जो है वो सही हैं। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कहा है कि जैव विविधता के प्रखर स्थलों ने हॉट स्पॉट को जाति बहुतायता और स्थानिकता तथा आशंका बोध के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। तो इस चीज़ को बताया गया है। तो याद रखना कि बहुतायता के आधार पर, स्थानीयता के आधार पर, आशंका बोध के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। तो ये हो जाएगा जैव विविधता का ह्रास का प्रमुख कारण। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में लेकर के आएंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे जैव विविधता को। और हो सकता है देखते हैं कि अगले वीडियो में शायद ख़त्म हो जाएगा या एक आध 2 वीडियो इसमें और लगेगा। जैव विविधता काफ़ी लंबा टॉपिक और बहुत सारा प्रश्न है इसमें, और आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।